अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज पे मेरा एक्सक्लूसिव शो लाइव विद सहर कामरान। आजकल तो मौसम बदल रहा है और काफी गर्मा गर्मी है। इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो सर्दी की शिद्दत कम और सियासी हिद्दत जो है वो महसूस हो रही है। कहीं जो है वो लॉन्ग मार्च की बात है, कहीं एहतजाज है और कहीं जो है ऐसा लगता है कि घबराहट के भी कुछ असरात हैं। मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो मौजू है मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है फैसल वावड़ा की नाअहली। बहुत ताखीर से आया इलेक्शन कमीशन का फैसला, मगर आ चुका है और अब ये देखना है कि इस फैसले के क्या असरात होते हैं और इस फैसले के बाद आगे का मंजरनामा क्या होगा। क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि जिसके ऊपर जब तक के कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब। हम अपने शो में कंवर दिलशाद साहब को वेलकम करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो फैसला है फैसल वावड़ा की नाअहली का, इसके क्या असरात होंगे और आगे का मंजरनामा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। स्टार न्यूज की तरफ से आपको हम वेलकम करते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो फैसला आया है फैसल वावड़ा का, इसके ताखीर की क्या वजूहत थी और इसके क्या असरात होंगे। इसमें बिस्मिल्लाह, इसमें सबसे बड़ी बात ताखीरी की हरबे इसलिए हो गए कि बदकिस्मती से हमारी अदलिया का सिस्टम बड़ा पेचीदा, बहुत ही पेचीदा। आगे लफ्ज तो मैं कुछ कहने की गुंजाइश नहीं कर सकता, कहीं कंटेक्ट न लग जाए, लेकिन मसला ये हो जाता है कि इंतहाई पेचीदा है मसला, हमारी अदालतों का मसला। तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ महाजों पर अपनी कोशिशें कर रही हैं, कौमी असम्बली हो, सूबाई असम्बली हो, सेनेट हो, लेकिन कभी किसी ने अदलिया के निज़ाम की इस्लाहात के बारे में कोई इनकलाबी कदम नहीं उठाया। इस सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत है। अब आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक शफाफ इंतखाबात की तरफ कदम बढ़ा रहा है और इत्तेफाक से जो मौजूदा सेटअप है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो इंतहाई जरूरतमंदाना तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके पाँव में बेड़ियां जंजीरें जो हैं वो डाल रही हैं हमारी आला अदालतें। आला अदालतें उन्होंने आगे चलने नहीं दे रहे। अब उन्होंने पेशावर के दो शख्सियात को उन्होंने नाइल करार दिया, तो चंद घंटों में ही इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। अब बताइए, उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी की थी, बार बार नोटिस दिए गए थे, जुर्माने भी अदा वो करते रहे 50-50 हजार रुपए के, लेकिन जब उनके बारे में सख्त कदम उठाया इलेक्शन कमीशन ने, उनको इस इलेक्शन से नाअहल करार दे दिया, तो हमारी अदालतों ने कानून की देखते हुए, पेचीदगी देखते हुए या उसमें अबहाम देखते हुए उनको फायदा पहुंचा दिया और वो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं। और लेकिन इसके बरक्स इंडिया में ये होता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फैसला कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पुष्ट पर खड़ी होती है। लेकिन यहाँ उसके मुकाबले में आप देख लें, चंद दिनों में ही 2 दिन के बाद ही फैसला कर दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। भाई, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला गैर कानूनी है तो रास्ता और बताएं, उसको जहर है, देखो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, हंसते खेलते चले गए अपना मुकदमा जीत कर। अब इसी तरह फैसला वादा हम लोग अदब है हमारा, तो हमारा अपना सिस्टम में पेचीदगी है ना, उस सिस्टम की पेचीदगी से मुल्ज़िम फायदे उठा जाते हैं ना, उस पेचीदगी की वजह से, बहाम की वजह से या उसकी राइटिंग की वजह से, जो लैंग्वेज लिखी जाती है, कानून बनाया जाता है, उसमें कोई ऐसा बहाम हो जाता है जिससे मुल्ज़िम फायदा उठाते हैं, हमारी हाई कोर्ट बेबस हो जाती है। इसी तरह से ये आप वाडा साहब का देखें, वाडा साहब तकरीबन 2.5 साल तक, 3 साल तक, मतलब 3.5 साल तक वो इलेक्शन कमीशन के साथ मजाक करते रहे, आंख में चोरी करते रहे। अब इलेक्शन कमीशन बेबस था, मजबूर था, अब एक्शन ही लिए जा रहा था, बार बार कह रहे थे। तो उस वक्त की हमारी जो इंतजामिया थी, इलेक्शन कमीशन जो था, वो इस कदर ज्यादा उनके अंदर वो नहीं थी, करंट नहीं था उनके अंदर, तो खामोशी इख्तियार करते चले गए। अब जो मौजूदा सेटअप एक ऐसा आया, मजबूत सेटअप, क्योंकि अब मुल्क को देखना है, स्टेट को देखना है, हमने कानून को देखना है, आइन को देखना है, तो उन्होंने फैसला वाडा के बारे में इतने अरसे के बाद वो फैसला सुना दिया। और ठीक है, फैसला सुनाने के बारे में तमाम सियासी जमातों ने उसको
अपोजिशन ने खास तौर पर अप्रिशिएट किया। लेकिन इसमें एक अब बार बार अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब वहां एक नई बहस शुरू हो गई। इसमें हमारे बड़े बड़े लायर्स हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े लायर्स हैं और बड़े अफलातून और अस्तू बने बैठे होते हैं, वो जरदारी साहब को मिसगाइड करते रहते हैं। अच्छा, पहले वो बाकी हुकूमतों को मिसगाइड करते रहते थे। अब उनका कहने का मकसद ये आ रहा है कि ना इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि किसी को डिस्क्वालीफाई करने का। वो किस आप उनको आप समझाना चाहता हूँ मैं, आप अपने कल मैंने 30-40 इंटरव्यू दिए, समझा तो मैंने दिया है लोगों को। तो उसमें हमने ये कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सुप्रीम कोर्ट को के फैसले के बाद जब स्पीकर के जरिए भी अगर कोई रेफरेंस आता है तो स्पीकर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे, तो वो तो जाता है सीधा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। तो फिर इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालीफाई करता है ना, डिनोटिफाई करता है। तो जब इख्तियारात स्पीकर के जरिए रेफरेंस आए और इलेक्शन कमीशन को डिनोटिफाई कर दे तो इख्तियार तो है ना। अब यहाँ जो फैसलाबाड़ा के खिलाफ कादर बंदो खेल साहब ने जंग लड़ी और बाकी मीडिया में इसके बारे में फैसलाबाड़ा की पूरी सरारियत की खबरें छपती रही, क्योंकि नेशनलिटी कैसे ली, कैसे हुआ, खैर उससे इलेक्शन का कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा है कि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कंवर दिलशाद साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आई थिंक हम थोड़ा सा, ताकि हमारे नाज़रीन को समझ में भी आए, अगर आप ये बताएं कि वो कौन से कवानीन हैं जिनके तहत नाअहली होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मिजाज अथॉरिटी है और उसी के पास ही अहलियत, जब भी कोई मेंबर नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट का कोई मेंबर अपना फॉर्म जमा कराता है तो उसके अंदर अहलियत के कुछ जो है पैरामीटर्स होते हैं कि अगर आप उन पर पूरा उतरे तो तब आप इस बात के अहल होते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें। यहाँ पर ये मामला जो है इलेक्शन लड़ने के बाद सामने आया और एक उसको जो है वो मिलता रहा टाइम कि वो उसको आगे खींचता रहा वो मामला। आप हमें थोड़ा सा इस कानून के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसमें कहाँ पर जो है इसके अंदर सुकम है, कहाँ पर जो है इसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि इस मामले को इतना लटकाया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया है वो बड़ा वाज़ा फैसला आया। उन्होंने ये जजमेंट दी है कि फैसलाबाड़ा साहब ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर पाकिस्तान का जो सेक्शन आर्टिकल है 63(1)(c) की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 63(1)(c) में ये लिखा हुआ है कि कोई गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर, गैर मुल्की रखने वाला शहरियत, बेशक जो नेशनलिटी हो या फॉरेन नेशनलिटी हो, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ये आर्टिकल 63(1)(c) का एक बहुत बड़ा आर्टिकल है। उसके तहत उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए और फैसलाबाड़ा साहब ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी अमेरिकन नेशनलिटी का जिक्र नहीं किया। उस पर कादरमंदो खेल अपीलें की ने बाद में। अब आप आगे चलें, इसी तरह आप इसके जो कोई खिलाफ वर्जी करेगा उसकी जद में आ जाएगा, उसने हक़ाइक़ छुपाए नहीं, हक़ाइक़ छुपाए हैं तो फिर आर्टिकल 62(1)(f) है, उसमें 2 सेक्शन हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया आर्टिकल 62(1)(f), लेकिन इससे पहले जो आर्टिकल 62(1) के साथ ई का लफ्ज भी, ई भी बड़ी अहम इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान में जो भी पार्लियामेंट्री इंतखाब लड़ेगा वो इस्लामी शआर का जानता हो, इस्लामी कवानीन को जानता हो और वो बिल उसको तमाम इस्लामी के जो कवानीन है उससे बाखबर होना चाहिए। अब आगे है एफ में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आ जाता है, वह झूठ बोलता है और इस्लामी शआर के मुताबिक वो नहीं चलता है, झूठ बोलता है, तो फिर उसको आप सादिक अमीर वो नहीं रहा तो वो उसको फिर डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो यहाँ हमारी अदालतों ने कहा कि चूंकि वो सादिक अमीर नहीं रहा तो फिर उसको ताहयात के लिए वो नाअहल करार दे देते हैं। तो ये आर्टिकल 62(1)(f) है, जिसके तहत नवाज शरीफ साहब और तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन साहब ने भी कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए थे। तो हक़ाइक़ छुपाना जुर्म है, करप्ट प्रैक्टिस है, बदजानती है, मेलाफाइड है। तो उसके लिहाज से उनको भी ताहयात नाअहल करार दिया, जहांगीर तरीन साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को। उसके जद में अब फैसलाबाड़ा साहब आ गए। अब फैसलाबाड़ा साहब तमाम सबूत नहीं पेश कर सके, अपनी नेशनलिटी नहीं साबित कर सके। इसकी हम मिसाल ये देते हैं, ये हमारे वक्ता को हम ये बताओ, बाकी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, इसी तरह के 2 केस आए थे। आपको याद होगा
ये 3 मार्च में जब इंतखाब हुए सेनेट के, नहीं से पहले सॉरी, मार्च में इलेक्शन हुए 2015 में या 2016 में भी, उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए तो उसमें सादिया अब्बासी सेनेटर बन गई और हारून अख्तर मुस्लिम लीग नवाज के थे, वो भी सेनेटर बन गए, लेकिन उनकी नेशनलिटी जो थी वो बरतानिया की, अमेरिका की थी। तो सेनेटर बन भी गए, नोटिफिकेशन हो भी गया था, हक़ाइक़ छुपाए थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास जब केस गया तो उन दोनों को उन्होंने नाअहल करार दे दिया कि तुम्हारी नेशनलिटी बाहर की थी। अब खत्म होगी बात, उसकी जगह नेक्स्ट जो है तहरीक इंसाफ के 2 आदमी जो है वो कामयाब हो गए, इलेक्ट हो गए, सेनेटर बन गए। तो अब इसी तरह से फैसल वाडा साहब का केस आया, इनको भी इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल करार दिया और इलेक्शन कमीशन ने ये भी फैसले में लिखा कि जनाब कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ी मैलाफाइड के तहत, ताकि चूंकि मेरे खिलाफ केस चल रहा है नेशनल असम्बली का, तो मैं नेशनल असम्बली की सीट छोड़ देता हूँ, मैं सेनेटर बन जाता हूँ, तो फिर इलेक्शन कमीशन के कानून मेरे पर नहीं आएंगे। तो उसको ये तो मालूम नहीं था कि एक दफा जब पब्लिक होल्डर के खिलाफ फैसला हो जाता है तो तमाम जिंदगी भर के लिए तमाम ऑफिस होल्डर उसके हाथ से हाथ धोने पड़ जाते हैं। तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली का तो हो ही गया था, वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया, ताहियात तो पहले थे वो, अब सेनेटर भी उनकी ताहियात कर दिया और साथ ही कह दिया। एक बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे कमर दिलशाद साहब, अभी आपने जो सादिया अब्बासी के केस का जिक्र किया, उनका इसका मतलब ये था कि उन्होंने हकाइक छुपाए नहीं थे और उनकी ताहयात नाअहली नहीं हुई थी तो दोबारा इलेक्ट हो गई। यहाँ पर क्योंकि हलफनामा गलत था और हकाइक छुपाए थे, इस वजह से ताहयात नाअहली हुई है, इसको थोड़ा सा फर्क को समझना चाहेंगे। नहीं, नवाज शरीफ की जब बात करें, नवाज शरीफ ने, अब मैंने खुद पढ़ा है उनका नॉमिनेशन पेपर। नहीं, सादिया अब्बासी का केस पूछ रही हूँ मैं। सादिया अब्बासी में ये कहा कि जी मैंने जो कागजात नामजदगी दाखिल कराए तो मैंने बरतानवी वहाँ एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी में जाके मैंने वहाँ अपने विड्रा कर लिया था। तो उन्होंने जब पता किया, उन्होंने कहा ये दरखास्त दे के एम्बेसी वापस चले गई, लेकिन नॉमिनेशन पेपर पर उस टाइम वो छुपाए नहीं थे, लेकिन उसमें नेशनलिटी उसके आप सही फरमा रही है, उनकी नेशनलिटी जो थी वो अमेरिका की थी, तो वो अभी तक खत्म नहीं हुई थी कल, तो इस लिहाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ताहयात नहीं किया उनको, सिर्फ डिस्क्वालीफाई, उन्होंने हक़ाइक़ नहीं छुपाए थी। आप सही कह रही हैं, हारून अख्तर भी डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन उन्होंने ताहयात नहीं हुए, हक़ाइक़ छुपाए नहीं थे। इसी तरह से इन्होंने तो दोनों फैसल वार्डन तो हक़ाइक़ छुपाए, उनका जी बेहतर नेशनलिटी मेरी तो वो अपनी पाकिस्तान की है, अमेरिका की नहीं है। उस पर जब तमाम रिकॉर्ड चेक किया गया तो उस मालूम ये हुआ कि जनाब ये तो जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनकी नेशनलिटी बरकरार थी अमेरिका की, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए थे, इस लिहाज से उनको तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपील करने का हक है, वो जाएंगे तो वहाँ वो सारे हक़ाइक़ बयान करेंगे। अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि जनाब मैंने तो अमेरिकन नेशनलिटी कागजात नामजदगी से पहले विड्रा कर ली थी, तो फिर मुमकिन है कि उसको रिलीफ मिल सकता है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं, मिलना चाहिए, कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन वो 3.5 साल तक इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 मरतबा हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 मरतबा उनकी रिजेक्ट की और कहा कि इलेक्शन कमीशन तो पाकिस्तान के पास फैसला चल रहा है, वही फैसला करेगा। और उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की कि जनाब आपका फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है इस केस के बारे में उसको मद्देनजर रखें। फिर इसके बाद वो सिंध हाई कोर्ट चले गए, सिंध हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरन फैसला करे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सामने रखे। जो सिंध हाई कोर्ट से फारिग होने के बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डांट डिपट की, सदनश की और साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी कर दी कि आप 60 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सामने रखें। अब ये सारी चीजें जजमेंट में इलेक्शन कमीशन ले आया है, तमाम उनको हक़ाइक़ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब के उन्होंने लिखा और फिर इन्होंने इसका मिसाल दी है इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की और जहांगीर तरीन साहब की, जनाब हमने वो फैसला करते हो उनको भी मद्देनजर रखा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, वहां जिस तरह चाहें अपना फैसला करवा लें, लेकिन हमारे यहाँ एक मामला ये होता है कि इलेक्शन कमीशन तो अपनी जुर्मंदाना कदम उठा रहा है, लेकिन एहतियात के साथ इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करनी चाहिए। अगर जब कभी किसी मामले में छोटे से इशारे से या वाम से अगर हो गया उसको फायदा पहुंचा दे मुलजम को, तो दंदराता फिरेगा। आप बताइए कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने उसको इलेक्शन लड़ने से नाअहल करार दे दिया और उसकी कहीं कानून में कोई पेचीदगी थी, उससे फायदा उठा के वो चला गया पेशावर इंतखाब लड़ रहा है।
अब आइंदा जो कोई ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी करेगा तो वो किस इलेक्शन उसे क्या एक्शन लेगा? इलेक्शन क्यों पाकिस्तान तो एक्शन यही था ना कि हम उसको इलेक्शन लड़ने से नहीं कर दे दें सजा के तौर पर, लेकिन वो नहीं, अदालतों ने बरी कर दिया उसको। तो ये ये चीजें केस है एक्चुअली जो नवाज शरीफ साहब वाला केस था कि सादिक और अमीन नहीं रहे, आपने हकायक छुपाए, आपने गलत हल्फनामा जो है वो जमा कराया और उसके बाद आपने ताखीरी हरबे आपने इस्तेमाल किए, आपकी मैलाफाइड इंटेंशन थी, इसीलिए आपने कौमी असेंबली से रेजिग्नेशन दिया और आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ा। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला देता है जिसमें इनकी ताहयात नाअहली को कलअदम करार देता है, तो इसका मतलब है कि फिर वो जो फैसले पहले हुए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और जहांगीर तरीन के खिलाफ वो भी रिवर्स होंगे, और उसके उसके अगर वो रिवर्स होते हैं तो फिर उसके क्या असरात होंगे, क्योंकि इतना अरसा जो उन लोगों ने इसकी वजह से सफर किया या इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके या उन वो जीत सकते थे वो अपनी सीटें नहीं हासिल कर सके, तो उसका मदावा कैसे होगा? इसमें नहीं बात ऐसी नहीं, हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस है या पहले भी चीफ जस्टिस रहे वो बड़े अपराइट किस्म के चीफ जस्टिस रहे हैं। आसफ सईद खोसा हो, जस्टिस साकिब निसार हो या जस्टिस गुलजार साहब हो, बड़े अपराइट है। इसमें सबसे बड़ा अहम फैसला हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा अहम फैसला है, उसका भी हवाला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दिया है। उसमें ये कहा है उन्होंने कि आप अगर कोई जुर्म करते हैं और तौबा करते हैं तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुरान हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से तौबा करने से पहले एतराफ जुर्म लाजमी है। आप एतराफ जुर्म करें तो फिर अल्लाह ताला जो है उसकी गुनाह को माफ करता है या तौबा कबूल करता है, लेकिन पहले एतराफ जुर्म करना पड़ता है। अब अगर किसी ने ये किया तो पहले वो एतराफ जुर्म करें और एतराफ जुर्म के बाद मुमकिन है तो सजा कम हो जाए, यानी तो उसको 5 साल 10 साल कर दे, नाइल ताहयात ना करें, लेकिन सबसे पहले एतराफ जुर्म। अब आप याद होगा आपने माशरा सारी सेनेट में वक्त कानून साजी हिस्सा लिया है, अगर कोई सजाए मौत का कैदी जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील करता रहे की तो एतराफ जुर्म करता है, यहाँ जी मुझसे गलती होगी, मुझसे कत्ल हो गया तो मुझे अब माफ कर दे, तो फिर सदर पाकिस्तान जो है माफ कर सकते हैं। ज़ाहिर है उनके पास कानूनी आईनी इख्तियारात हैं, लेकिन पहले एतराफ जुर्म करना पड़ता है। और आपको याद होगा, मैं आपको चलो बड़ी मिसाल दूंगा कि आपका ताल्लुक पीपल पार्टी से, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो सजाए मौत दी तो नुसरत भुट्टो साहब के पास दबाव पड़ा ज़िया हक साहब की तरफ से कि मैं माफ कर दूंगा लेकिन एतराफ जुर्म करेंगे, तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एतराफ जुर्म का इनकार कर दिया, मैं जुर्म ही नहीं किया तो मैं किस बात का एतराफ करूं। उन्होंने कहा जी फिर ठीक है, सजाए मौत को दस्त कर दी उन्होंने ज़िया हक साहब ने। तो ये एक तरीका कार है दुनियावी कानून का भी और इस्लामी कानून का भी। तो अब ये फैसल बाडा साहब है, ठीक है, बहुत बड़े हाईली इन्फ्लुएंस के आदमी हैं और बड़े पावरफुल आदमी है, तहरीक इंसाफ के बहुत अहम सरकर्दा रहनुमा है। अब अपने जराए वसाइल के तहत सारे जराए वसाइल उन्होंने इस्तेमाल कर लिए 3-3.5 साल में, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका, परेशानी रहे, कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला करेगा, ये बड़ा जैसे आपने फरमाया ये फैसले के आइंदा बड़े इसके एक्सपर्ट पढ़ेंगे, फिर अगर ये किसी हाथ में रिलीफ मिल जाता है फिर नवाज शरीफ साहब को जहांगीर तरीन का पहली रास्ता खुल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये फैसला आसानी से मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम हालात को देखते हुए फैसला करेगी, और ये तो मेरा ख्याल है कि फैसला बहुत मजबूत किया है। और मैं आपको यही बताता चाहूँ कि ठीक है कि पेशावर के दोनों आदमी को तो उन्होंने मिल गया है, रिलीफ मिल गया, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने कहा है कि हम ज़ाब्ता इखलाक की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा हम उसको नाहिल करार देते जाएंगे, हाई कोर्ट उसको बेशक रिलीफ देती जाएगी, हमने पीछे नहीं हटना। तो ये एक उनका अपना एक स्टैंड है, बहुत बड़ा स्टैंड है, वो ले रहे हैं। तो बहरहाल अब आपके सामने केस है, फैसल बाडा साहब ने जो भी किया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान फैसला करेगी। आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, यकीनन एक ऐसे लीडर्स जो कि सच्चाई पे और असूलों पे खड़े होते हैं वो सदियों में पैदा होते हैं, और सच की कीमत बहुत बड़ी थी, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब से और जानना चाह रहे हैं कि फैसल बाडा की जो नाअहली हुई है इस फैसले के क्या असरात होंगे, सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली होगी।
तो कमर दिलशाद साहब, आपने हमें काफी तफसील से बताया कि जो कवानीन है उनके बारे में भी। एक सवाल मैं पूछना चाह रही थी और उसके बाद आगे चलेंगे। आपने कहा कि जो आर्टिकल है, आपने 63E का जिक्र किया गालिबन, आर्टिकल 62(1)(f) का जिक्र किया मैंने, जिसमें आपने कहा कि इस्लामी शार पे जो है अमल करना होता है। तो मैं वो पूछना चाह रही थी कि ये सिर्फ मुस्लिम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, या गैर मुस्लिमों पे भी इस तरह का आर्टिकल कोई है जिसका इतलाक होता है? हाँ, तो मैं थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और मजीद इसकी जो है पता चल जाए, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है। एक कागजात नामजदगी जो है, आपने भी कागजात नामजदगी को फिलअप किया हुआ है। ये सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, 36 पेज का, 20-23 पेज का, जो सारी हकाइक मालूम हो जाते हैं। अब उस पर जस्टिस साकिब निसार ने बड़ा अहम फैसला कर दिया था। ये कोई जून 2018 में जस्टिस आशा मलिक लाहौर में थी, उसकी फैसले की रोशनी में उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया, तो उन्होंने ये कहा कि सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई हकायक छुपाता है, ये 36 पेज की जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन ने उसका भी हवाला दिया है। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर कोई किसी वक्त ये मालूम हो जाए कि कैंडिडेट ने हकायक छुपाए हैं, और बेशक कौमी असम्बली का सेनेटर मेंबर बन जाए, जो बन जाए पार्लियामेंट का, तो वो ताहयात नाइल किया जाएगा। हकायक छुपाना कौमी जुर्म है, और वो सेक्शन 63(1)(c) की खिलाफ वर्जी भी है, और आर्टिकल 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी भी है, तो उसको ताहयात नाइल करार दिया जाएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार का 36 पेज का जजमेंट है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में उनका जिक्र भी किया है। और तीसरी बड़ी अहम बात यह है, जो बड़ी इसमें जिक्र किया हुआ है, वो ये है कि ये पाकिस्तान वर्कर्स पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, लेकिन काम बहुत करती है पाकिस्तान के कवानीन को दुरुस्त करने में। तो उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में एक अपील दाखिल की थी इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने वर्कर्स पार्टी के नोटिस जो केस किया हुआ था, उस पर उन्होंने फैसला बड़ा अहम दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान रूल भी बना सकता है, और आइन के आर्टिकल 63(1)(c), आर्टिकल 62(1)(f), और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान जो है अपने आइन और कानून के मुताबिक आइन के आर्टिकल 218 के तहत भी कार्रवाई कर सकता। अब मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता ही खुलेंगे, इतना आसान काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी साहब रास्ते उसके लिए फैसले बांटना तो बंद ही किए हैं। उन्होंने आर्टिकल 218 का जिक्र किया है। आर्टिकल 218 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिस की गार्ड करेगा, रुकवाएगा, रोकेगा करप्ट प्रैक्टिस को। और करप्ट प्रैक्टिस को रोकना, उसको इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218 के तहत इख्तियार दी। हर किस्म की करप्ट प्रैक्टिस को रोक सकता है, और हर किस्म की करप्ट प्रैक्टिस के बारे में वो है का फैसले सुना सकता है। तो फैसल बांटने के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्टिकल 218 सेक्शन 3 का हवाला दिया। इतनी पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन की पावरफुल है, करप्ट प्रैक्टिस जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है। अच्छा, यानी करप्ट प्रैक्टिस जो है वो फैसल वाडा ने की और ये इस्टेब्लिश हो गई, और इसकी बुनियाद पर फैसला हुआ। अभी ये भी एक बहस चल रही है कि ताहयात जो नाअहली है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि बाकी दुनिया के जो जमहूरी ममालिक हैं उनमें अगर इस तरह का सिलसिला होता है तो वो उनके क्या जो है कवानीन है कि अगर कोई गलत हलफनामा देता है और उसके बाद फिर वो मेंबर बन जाता है और बाद में पता लगता है कि इसके अंदर जो है गलती थी, इसके अंदर जो है वो करप्ट प्रैक्टिस है, इसमें मेलिफाइड इंटेंशन है, तो बाकी जमहूरी ममालिक में किस किस्म के कवानीन है? हाँ, ये बड़ा सवाल था, मैंने आपको पढ़ा है। ये सवाल बड़ा सॉलिड भी है, बड़ा रीजनेबल भी है, बड़ा जेन्युइन भी है। इसके बारे में हमारी पार्लियामेंट की बड़ी अहम जो है जिम्मेदारियां हैं। अब हमारी पार्लियामेंट जो है वो इसको तरमीम कर सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तरमीम को हो सकती है, लेकिन ये पार्लियामेंट की मैंडेट है, और पार्लियामेंट जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से इसको तब्दील कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़े इसके अहम पहलू निकलेंगे, क्योंकि ये जो आर्टिकल 62(1)(f) है ना, ये मुंसलिक है आर्टिकल 2A के तहत। और आर्टिकल 2A जो है ये हमारा फंडामेंटल आइन का हिस्सा तो है, रूह है आइन का, स्पिरिट है आइन की।
और ये इसके लिए स्पिरिट ऑफ आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है कि ये है करारदाद मकासद, और करारदाद मकासद को उन्होंने आइन का हिस्सा बनाया हुआ है, वो आर्टिकल 2A, जिसमें ये कहा गया है कि सॉवरेंटी अल्लाह ताला की है, हाकमियत आला, आपने भी देखा उसमें लिखा हुआ भी है, हाकमियत आला अल्लाह ताला की जात है, और उसके जो नायब खलीफा जो हैं वो इस्लामी तौर पर सादिक अमीन होने चाहिए, वो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, करप्ट प्रैक्टिस की नहीं होनी चाहिए, और वो बिल्कुल इस्लामी शायर को जानते हों, इस्लामी शऊर रखते हों। तो जब भी नायब खलीफा बनेगा ना अल्लाह ताला का, तो उसमें आइन का आर्टिकल 2 को साथ में मिलाया, आर्टिकल 62(1)(f। तो आप ये बताइए कि हमारी पार्लियामेंट को जब उसको इत्तेहादियत की नहलियत को सजा कम करेगी, ये कन्वर्ट करने में अपना कदम उठाएगी, तो बड़ा मुश्किल तरीन मरला है हमारे लिए 2/3 मेजॉरिटी पे लेना। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, मौजूदा हालात में इज्तिहाद भी हो सकता है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट इज्तिहाद ही करती है ना, तो इस्लामी कानून को तब्दील कर सकती है ना इज्तिहाद के जरिए। तो वो आपने चाहे तो सिर्फ आप चले जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, या हमारा आइन में तब्दीली करके इसको सजा 5 साल की कर दें, 10 साल की कर दें, 7 साल की कर दें, और तहयात की शिक निकाल दें। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, सजा हो है। सकता है जमहूरी सिस्टम में गलत ओथ का, गलत हलफनामे का और करप्ट प्रैक्टिसेस की सजा है। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि बाकी जमहूरी ममालिक में वो इस किस्म के केसेस को कैसे डील करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन होती है या नहीं होती? नहीं, बहुत मुश्किल काम है। इस पे ये बात नवाज शरीफ साहब ने भी अब केस अपना करना चाहा था, और इसमें मैं दुरुस्त आपने आपका पॉइंट से मैं बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए करता हूँ, ये अगर पूरी तरह से यकसुई के साथ अगर ये फैसला करे तो फिर मुमकिन है पार्लियामेंट जो है वो इस्लामी कानून को भी इज्तिहाद करने के इख्तियार दिए गए हैं, और ये हमारी पार्लियामेंट इज्तिहाद ही करती है ना, पार्लियामेंट बैठ के फैसला करती है, तो पार्लियामेंट फैसला कर ले सजा 1F में 7 ले 5 इससे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट सवाल है कमर दिलशाद साहब। देखिए, चले फैसला हो गया, ताखीर हुई इसमें, और इस ताखीर का फायदा जो है वो फैसल वाडा ने उठाया, लेकिन नुकसान इस पार्लियामेंट ने उठाया। मुझे ये बताएं कि इस फैसला आने के बाद जो फैसल वाडा की ये तो आ गया कि जो उसने इंसेंटिव्स लिए हैं, जो उसने मराहत ली हैं, जो उसने तनख्वाहें ली हैं, वो तो वापस कर दें, लेकिन इसके अलावा जो उसके वोट की वजह से कानून साजी हुई है, यानी मैं ये कहूँ कि अभी जो है डी नोटिफाई हो गए वो सेनेट से, लेकिन हालिया एक बिल था स्टेट बैंक का जिसमें 1 वोट से कानून पास हुआ, उसके अंदर फैसल वाडा ने यकीनन वोट दिया होगा। उस वोट की क्या अहमियत होती है? इसी तरीके से चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उनका वोट आया होगा, इसी तरीके से नेशनल असेंबली के अंदर बहुत से कवानीन के अंदर उनका वोट आया होगा, प्राइम मिनिस्टर की जो है उसके अंदर भी इलेक्शन में भी उनका वोट आया होगा, स्पीकर में भी आया होगा, इसी तरह से बाकी कवानीन में। तो मुझे ये बताएं कि ये जो वोट है, इससे जो फैसले हो चुके हैं उसके क्या असरात होंगे? वो क्या ये जो अभी 1 वोट से जो फैसला हुआ है स्टेट बैंक का, वो रहेगा, या वो फैसला भी जो है वो कानून साजी भी कलअदम हो सकती है? नहीं, इसमें देखो बात ये दुरुस्त कहा, आपका पॉइंट भी सही है। मैं आपने जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं बात कर जाता हूँ, फैसल वाडा के हवाले से उन्होंने ये भी लिखा है, और ये फैसल वाडा बड़ी गलती करती है कि पता नहीं कौन से वकलात एडवाइजर थे या कुछ तहरीक इंसाफ के भी जो उनके बड़े बड़े आईनी माहिरीन ने उन्होंने राय नहीं दी। पहली बात, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था कौमी असम्बली की नशिस्त से, तो वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसमें भी इलेक्शन पाकिस्तान का मैनाफाइड बात नहीं थी, मुजरम, तो उसने जनाब अपने हक़ाइक़ छुपाने के लिए कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया, और एक तरफ इस्तीफा दे के उन्हें वोट दे दिया सेनेट में, जब ये हफीज बादशाह का जो इलेक्शन हो रहा था, हफीज शेख का, और इसके बाद जनाब वही वो वहां से सेनेट बन गए 10 मार्च को, तो वो चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन होता है वहां वोट दे दिया। यानी उन्होंने ये भी जिक्र किया हुआ इसकी सब बदजाती के बारे में भी लिखा है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अब ये जहां तक पुराने केसेस में गया वो तो कोई नहीं, तो ठीक है, सेनेटर पे थे, मेंबर पे थे, लेकिन वजीर की हैसियत से, सेनेटर की हैसियत से, कौमी असम्बली की मेंबरशिप की हैसियत से उन्होंने हुक्म जारी किया है। ये भी एक बड़ा फैसला किया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। और ये हमारे आसिफ सईद खुदा साहब ने नवाज शरीफ के बारे में नहीं किया कि तुम 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके पैसे वापस जमा कराओ, ये उन्होंने सवाल नहीं पूछा। यहाँ उन्होंने ये कहा है कि आपके तमाम मराज जो आपने लिए हैं वो वापस करें। ये
मुमकिन है ये सुप्रीम कोर्ट इसमें यहाँ से रिलीफ दे रहे हैं उनको। और उन्होंने कौमी असम्बली के सेक्रेटरी को हुक्म जारी किया है कि तुम 2 महीने के अंदर अंदर इनसे सारे 3 साल के जो मराहत लेते रहे वापस ले और जमा कराए खजाने में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो ये भी सजा का हुक्म दे दिया उन्होंने। तो ये सारी माफ हो जाए, वो मराते तो वो वापस कर सकते हैं। देखिए ना, साहिब हैसियत है, वो मराते वो वापस कर सकते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि आप जो मुल्क के ऊपर जो असरात है, आप ये देखें ना कि जो कानून साजी हुई, जो वोट हुए, वो कैसे वापस होंगे। देखिए ना, ये तो एक फाइनेंशियल मैटर्स है, वो वापस हो सकते हैं या उसमें रिलीफ मिल सकता है। और वो तो एक मतलब आप सिर्फ, लेकिन उसका जो है असर सिर्फ एक शख्स पे पड़ेगा। लेकिन जिसका असर मुल्क पे पड़ा, जिसका असर जो है दोनों ऐवानों पे पड़ा, जिसका असर जो है कानून साजी पे पड़ा, उसका रिवर्सल क्या होगा? उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो मेंबर रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर थे, फैसला नहीं आया था। सेनेटर भी रहे तकरीबन 1 साल के लगभग, तो उस पर भी कोई फैसला नहीं आया था। अब आप ये देखें, मैं चले अदब के साथ है, कोई हमारा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अदब एहतराम के साथ। अब कासिम सूरी साहब जो हैं डिप्टी स्पीकर हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दे दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनको भी हुक्म जारी किया था कि तुम 2 साल की तनख्वाह जमा कराओ। लेकिन अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में स्टे पे लिया हुआ है, कोई एक्शन नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मजीद 6 महीने के बाद उनको डिस्क्वालीफाई करती है तो ज़ाहिर है तो तुम्हारे फैसले भी किए, वो डिप्टी स्पीकर भी रहे, बड़े बड़े अहम फैसले किए, खिलाफते भी, वो चलता रहेगा। हमारा कानून में पेचीदगियां बहुत ज्यादा है ना। अब इस तरह से ये मामले होते रहे, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। और जहां तक उनकी तनख्वाहें वापस देने का सवाल है, तो ये मुमकिन है कि ये वैसे उनको डराया धमकाया गया है, तो ये वापस तो नहीं होंगे। बाकी शायद ये माफ हो जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको डिलीट कर दे, तो ये मामला हो सकता है। लेकिन बाकी जहां तक उनकी नाअहलियत का सवाल है, ये बड़ा पेचीदा मसला है और इसके फैसले होने से आइंदा बड़े गहरे असरात पड़ेंगे। और एक बात में मैं आखिर में अर्ज कर दूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस अंदाज से फैसले कर रहे हैं, बेशक आला अदालतें उनके फैसले करदम करार दे दे, लेकिन आइंदा इंतखाब की शफाफियत की बुनियाद रखती है उन्होंने। अब वो डरेंगे इसी टाइम भी। हाँ, ये बहुत अहम चीज एक और अहम चीज जो आपसे पूछनी है, अब आप जरा हमें इसके प्रोसीजर के बारे में बताएं कि अब ये फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या इस बात का इंतजार करेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे, या इलेक्शन कमीशन का अपना प्रोसेस क्या होगा? दोबारा इलेक्शन होगा इस सीट के ऊपर, और उसका क्या तरीकेकार होगा, कितना टाइम इसमें लगेगा और कितने टाइम के अंदर दोबारा इलेक्शन कराना होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस जाएगा तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला वाडा साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फरीक बनाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो तो फरीक तो हर केस में बनता ही है इलेक्शन कमीशन। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना पूरा नुक्ता नजर आइन और कानून की रोशनी में जो भी उन्होंने फैसला किया है, जो जजमेंट दी है, उसको वो स्टैंड करेगा, उसको दिफा करेगा, डिफेंड करेगा। बाकी उनके दिफा को डिफेंड करने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मर्जी है, वो उनको सबूत एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये उनकी मर्जी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान डिफेंड करेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ी मजबूती के साथ और बड़े दलाइल के साथ, और इससे भी ज्यादा दलाइल दे देंगे जो फैसला वाडा के ख्वाब में भी नहीं बात है। वो हमें पता है वो क्या दलाइल देंगे, वो उसके बारे में ऐसे दलाइल देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने फैसले में नहीं लिखा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे तो आके खोल देंगे, तशब्बुश हालात बयान करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, अच्छा नहीं, ये तो ये ना कि वो जाए और उनकी एक्सेप्ट हो एप्लीकेशन। अदरवाइज अगर हम इस फैसले के बाद देखें कि इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के क्या मराहिल है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगा, यानी वो इसको डी नोटिफाई कर दिया, वो नोटिफिकेशन आ गया, उस नोटिफिकेशन के आने के बाद कितने अरसे के अंदर जो है ये इंतखाबात कराना इस सीट के ऊपर लाजमी है? नहीं, वो बात तो साहब के साहब ने बताई दी हमने कि इसका एक फैसला आ चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप बड़े और भी फैसले आने वाले हैं, कोई फैसला करेंगे। लेकिन अब इलेक्शन पाकिस्तान के पास मामले सब खत्म हो गया, कोई केस उनके पास देर समात नहीं है। वो सिवाय एक ही केस है, वो फारूक फंडिंग केस का, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। वो अनवर मंसूर साहब ने कहा, जो कि मैं मसरूफ हूँ, तो वो 1 मार्च की डेट हो गई। ये भी चलेगा 2-3 महीने, इसके बाद में भी बड़े प्रिकॉशन आएंगे। इसके बारे में आप एक सेपरेट प्रोग्राम रखें तो हम इसके सारे दलाइल भी दें, तो मैं भी दलाइल दे मैं सारे हालात जो हमने पढ़े वो भी हम बयान कर देंगे। और इसके जो खतरनाक मुजबरात है, जो इस पर अगर किसी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है
तो उसके जो आयन और कानून क्या कहते हैं इसके बारे में हमें नेक्स्ट जब प्रोग्राम होगा उस पर डिटेल से आपको मतलब ये कि अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो उस सीट के ऊपर इलेक्शन जो है कराने के लिए कोई टाइम फिक्स है या वो कभी भी हो सकता है? नहीं, कोई टाइम फिक्स तो नहीं होता है, मामला चल रहा है ना अभी तो सारे मामला। अभी देखे फैसलाबाड़ा का भी 3 साल चला है, 3.5 साल ही हो गए हैं और इसके साथ साथ ये फार्मर फंडिंग का 7.5 से चल रहा है। इसी तरह पोलिटिकल पार्टी में नवाज शरीफ की पार्टी भी है, पीपल पार्टी भी है, उनके भी केस चल रहे हैं। ये सारे केस अब आहिस्ता आहिस्ता निखार होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ तरीकों से गुजरेंगे आप अपने मसाइल के तहत, वो तो बड़े बड़े अहम फैसले आ जाएंगे, तो बड़े अच्छा फैसला होगा, आइंदा इसके बड़े गहरे असरात होंगे। और जो आपके सामने है ये पहला इलेक्शन कमीशन है, मैं भी रहा 8-9 साल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, अब इस तरह के फैसले हमारे सामने भी नहीं आए थे। तो अब ये फैसले अब आने शुरू हो गए, तो हमें खुशायद होना चाहिए, हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए कि चले आपके अंदर एक न्यूट्रलिटी, गैर जानबदारी जो है वो आप इसके तहत फैसले कर रहे हैं तो करें। जैसे इंडियन इलेक्शन कमीशन को देखें ना, तो वो फैसला होता है, कोई चैलेंज नहीं करता, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को तो वो तायद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तौसीक करते हैं ताकि सिस्टम चलता रहे इलेक्शन का। इंडिया के किसी अदालत ने इलेक्शन कमीशन इंडिया के किसी फैसले को रिजेक्ट नहीं किया, कारादम नहीं करार दिया, सस्पेंड नहीं किया। उन्होंने कहा जो फैसला किया बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि शफाफियत के बारे में, इलेक्शन के बारे में है, तो वो उस बारे में उन्होंने कभी भी इलेक्शन कमीशन इंडिया, मुझे खुद चीफ इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकातें बड़ी रही जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, वही हमारे फैसले में सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सपोर्ट करती है, और आपकी जो अदालतें जो है चंद घंटों में आपके फैसले को कानून करा देती, तो आप शफाफ इंतखाब कैसे करवाएंगे? तो हमारे यहाँ तो कोई नहीं होता, हमारे तो वजीर आला भी हो, वज़रा भी हो, कोई भी हो, फैसले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है इलेक्शन कमीशन इंडिया। देर आए दुरुस्त आए, बहरहाल हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे जरूर अपने इस्तेकाम हासिल करें और ऐसे फैसले करें जिससे जो है उनका वकार जो है वो बुलंद हो और आइंदा के इलेक्शन जो है साफ और शफाफ हो, ताकि किसी को उंगली उठाने का या एतराज करने का मौका ना मिले। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपसे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू रही और यकीनन हमें समझने का मौका मिला कि किन कवानीन के तहत ये फैसला हुआ, और जब इस्टेब्लिश हो जाए कि करप्ट प्रैक्टिस है, जब इस्टेब्लिश हो जाए कि मेलाफाइड इंटेंशन है, जब इस्टेब्लिश हो जाए कि हलफ गलत था, जब इस्टेब्लिश हो जाए कि हकाइक छुपाए गए, तो यकीनन नाअहली तो बनती है। अब आगे उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये वक्त हमें बताएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि फैसले वो हो जो हक बजानिब हो, जो फैसले वो हो जो कि इंसाफ का जो है वो मयार जो है उसको बेहतर रखें। बहुत शुक्रिया।